रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाज़ आती थी। मेरी जिठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ जी ने जो किया, हे भगवान। जब मैंने वो पहली बार दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ गई। चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय बहुत सन्नाटा था। मेरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। मैंने जैसे तैसे टटोलते हुए अपने कमरे की टेबल लैंप को जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में अनुराग गहरी नींद में सो रहे हैं। इतने शोर में उन्हें कैसे नींद आ सकती है। मैं कल ही तो अनुराग की पत्नी बनकर इस घर में आई हूँ। मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से अनुराग के साथ हुई है। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी और मैं खुद भी बहुत अमीर घर की बेटी हूँ। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। मेरे जेठ जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। मैंने अनुराग से लव मैरिज की थी। हम दोनों ने ही अमीर खानदान से थे तो हमारी शादी में कोई दिक्कत भी नहीं आई और हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात ही किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि जाकर देखूं किसकी आवाज़ है, कौन है जो इस तरह से मदद के लिए चीख चिल्ला रहा है। लेकिन फिर मैं क्या करती। मैं अभी 1 दिन की दुल्हन जो थी, अभी अभी आई थी, कैसे मुंह उठाकर बाहर चली जा सकती थी। ये चीखें आधे घंटे तक ऐसे ही रहीं, फिर एकदम से बंद हो गईं और हवेली में सन्नाटा सा छा गया। लेकिन मैं अनुराग की गहरी नींद देखकर हैरान थी कि इतनी शोर में कोई आराम से कैसे सो सकता है। इतनी आवाज़ आने के बाद भी इन्हें कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। फिर भी मैं दोबारा लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। दिमाग में बस यही ख्याल था कि कौन थी वो लड़की और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी। बाकी हवेली के लोग शांत क्यों थे। नहीं तो इतने शोर में तो हलचल सी मच जानी चाहिए थी। मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि हवेली जहाँ बनी थी वो गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं गांव कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। मैंने पहले भी बोल दिया था कि मैं शादी के बाद शहर में ही रहूंगी। अनुराग का शहर में बहुत बड़ा सा बंगला खूबसूरत सा बना हुआ था। यहाँ की हवेली तो इतनी बड़ी थी कि पता ही नहीं था कि कितने कमरे थे। यहाँ मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मैंने थोड़ी सी नज़र उठाकर डाली। बहुत ही सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी सी रह गई थी। मेरा कमरा तो फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। मुझे खुद पर गुमान हो रहा था और हम दोनों की जोड़ी को दिया और बाती की जोड़ी बोलते थे सभी। लेकिन आज रात जो मैंने सुना था वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। उससे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब से मैं सोचते सोचते सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह अनुराग मुझे प्यारी सी मुस्कान लिए जगा रहे थे। कहने लगे, उठ जाओ मैडम, ये शहर नहीं गांव है, यहाँ जल्दी उठना होता है। मैंने अपनी आंखें धीरे से खोली तो अनुराग उठ चुके थे और अपने कपड़े निकाल रहे थे। मुझसे बोलने लगे कि तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में रख दिया है, तुमको वहीं पहनना है। अनुराग बोलकर बाथरूम में चले गए और मैं बैठी रह गई। फिर से दिमाग वहीं जाने लगा, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम होगा। मैं वहीं सोचती सोचती ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने बड़ी मुश्किल से उस जोड़े को पहना था। अनुराग कमरे से जा चुके थे। कुछ देर में कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर कमरे में आ गईं और मुझे तैयार करने लगी, मुझे गहने पहनाने लगी। जब मैं बाहर निकल कर आई तो मेरे जेठ जी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मेरे ऊपर 1000 के नोटों की बारिश करके स्वागत किया। फिर मुझे वहां लेकर गए जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए ना जाने कब से गर्मी में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। मेरी एक झलक देखने के लिए ना जाने कब से बैठी थी। ये हमारे घर की नई मालकिन है, अनुराग की पत्नी है। इतना सुनते ही गांव की सभी औरतें मुझसे नमस्ते करने लगी। मैं वहाँ ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर एसी खोलकर बैठ गई। पूरा दिन लोगों का आना जाना लगा हुआ था। अनुराग से मेरी पूरे दिन मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वो पूरे दिन
आदमियों के साथ बैठे हुए थे। गांव के कुछ रीति रिवाज होते हैं कि घर के मर्द ज़्यादातर में आदमियों के साथ ही बैठते हैं और पति और पत्नी को आपस में कम ही बात करते हैं। ऐसा ही मेरा सारा दिन गुजर गया और मैं रात तक बहुत थक चुकी थी, इसीलिए मुझे लेटते ही नींद आ गई। अनुराग कमरे में आते ही बोले कि तुम गांव के माहौल में परेशान हो गई ना। इतना सुनते ही मेरी आंख खुल गई। मैंने सुनकर मुस्कुरा कर कहा, अनुराग जल्दी ही शहर जाने की सोचो, मुझे इस ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी शहर जाने की बात सुनते ही अनुराग की मुस्कुराहट जैसे गायब सी हो गई थी। अनुराग ने बेड पर बैठते हुए कहा कि ये अभी मुमकिन नहीं है कि तुमको अभी शहर ले जाऊं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं नींद में थी, फिर भी अपनी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। अनुराग, तुमको पता है ना कि मैं गांव के माहौल में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, यहाँ का माहौल पहनावा बहुत घुटन भरा है, यहाँ मुझे बहुत दिक्कत होती है। इतना सुनते ही अनुराग किसी गहरी सोच में डूब गए और मुझे नींद आ रही थी तो मैं भी सो गई। उन्होंने अपने जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगे। मुझे नहीं पता कब वो सोए। मेरी आंख तब फिर से खुल गई जब मैंने फिर से वही किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आने लगी, जैसे वो अपने बचाव के लिए मदद मांग रही हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और आज अनुराग को भी उठा दिया। वो नींद में मेरी तरफ देखने लगे। देखो अनुराग, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इतना सुनते ही ये मुझसे नज़रें चुराने लगे और बोले, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये कैसे मुमकिन है कि इनको आवाज़ नहीं आ रही हो? मुझे तो किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत करके पूछा, क्या सच में आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही है? अनुराग फिर बोले, नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही और मुझे परेशान मत करो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। ऐसा बोलकर वो सो गए। मेरी डर से हालत ख़राब हो रही थी कि ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि यहाँ भूत है। मैं पहले से और भी ज़्यादा घबरा गई। मैंने अनुराग को कसकर पकड़ा और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद तो कोसों दूर थी। जैसे तैसे सुबह हुई और मैंने अनुराग को दिल्ली जाने की जिद शुरू कर दी। मुझे नहीं रहना इस भूत बंगले में, मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे दिल्ली जाना है। अनुराग ने कहा कि इन आवाज़ों ने आज तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम खुद सोचो, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थीं? लेकिन मुझे किसी भी बात से चैन नहीं पड़ रहा था। मुझे तो सिर्फ दिल्ली जाना था। इतने में नाश्ता करने के लिए आवाज़ आ गई। हम नाश्ता करने के लिए गए। जेठ जी ने अनुराग से पूछा, दिल्ली कब जा रहे हो? इतना सुनते ही अनुराग का चेहरा फीका पड़ गया। मैं तो मन ही मन खुश हो गई कि चलो कोई तो है जिसे याद आया कि हमें दिल्ली जाना है। अनुराग ने बोला, जैसा आप कहें भाई, ये आप अपने भैया से बहुत डरते थे। जेठ जी ने बोला, आज शाम को निकल जाओ दिल्ली के लिए, वहाँ भी काम देखना है। अनुराग ने बोला, ठीक है भाई, मैं आज ही निकल जाऊँगा। मैंने जल्दी से अपनी चाय ख़त्म की और कुर्सी सरका कर खड़ी हो गई कि तभी जेठ जी बोले, बहू तुमने आज नाश्ता सही से नहीं किया। मैंने नाश्ता कर लिया जेठ जी, हमें शाम तक निकलना है तो मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। 2 लोगों का सामान है तो समय लगेगा सामान पैक करने में। कि तभी जेठ जी बोलते हैं, अनुराग तुमने बहू को बताया नहीं कि बहू अब यहीं रहेगी, सिर्फ तुम दिल्ली जाओगे? अनुराग बोला, भाई मैं भूल गया था। मैंने जैसे ही ये बात सुनी, मैंने आश्चर्य से अनुराग की तरफ देखा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि तभी जेठ जी बोले, बेटा अब तुम यहीं रहोगी, तुम हमारी इज्जत हो, हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर नहीं जाती, तुम यहीं रहोगी। और ये सुनते ही मैं दंग रह गई कि अनुराग ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मैं बहुत गुस्सा थी और मैं गुस्से की वजह से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आई, क्योंकि मुझसे झूठ बोला गया था। मैं कमरे में जाकर रो रही थी। पीछे से अनुराग कमरे में आए और मैंने साफ साफ बोल दिया, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे यहाँ डर लगता है और आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी मैं यहाँ। अनुराग ने बहुत ही प्यार से बोले, तुम कुछ दिन यहाँ रहो, यहीं की औरतों की तरह, यहाँ के तौर तरीक़ों से। मैं कुछ महीने में तुमको यहाँ से लेकर जाऊँगा और आता भी रहूँगा बीच बीच में। इस कमरे में अकेले नहीं सो सकती हूँ मैं, मुझे यहाँ आवाज़ आती है जिससे मेरा दिल बहुत घबराता है। अनुराग बोले, ये आवाज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मैं वादा करता हूँ तुमसे। बस तुम अपने कमरे से बाहर मत जाना, अपने कमरे का लॉक लगा कर रखना। बहुत सोचने के बाद अनुराग
ने बोला कि ठीक है, मैं भाई से बात करके एक नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूंगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाया करेगी। बस तुम ध्यान रखना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। फिर अनुराग शाम को दिल्ली के लिए चले गए। मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। मैं अपने बेड पर सो जाती और वो वहीं ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाती। रोज़ वही चीखने की आवाज़ मेरी नींद उड़ा देती। मैंने कितनी बार ध्यान दिया कि मेरी नौकरानी भी करवटें बदलती रहती है जब वो आवाज़ आनी शुरू होती है। मैंने कितनी बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो ना में सर हिला देती और बोलती कि मैंने नहीं सुना कुछ भी, कोई आवाज़। लेकिन उसके बाद चेहरे का रंग उड़ जाता था। उससे उससे मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो भी कुछ जानती है। मैंने उससे बोला कि मैं जानती हूँ तुम कुछ जानती हो इस आवाज़ के बारे में। ये बात सुनते ही वो मेरे पैरों में गिर गई और हाथ जोड़ने लगी। इस बारे में किसी से बात ना करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नौकरानी की ये बात सुनकर मेरी उत्सुकता और जाग गई कि इसके पीछे की वजह तो पता करना ही पड़ेगा कि वजह क्या है। मैंने फिर से रात को चीख की आवाज़ सुनी और उसके बारे में पता करने की ठान ली कि मैं इसकी सच्चाई जान कर रहूँगी। मुझे ये तो यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत का तो नहीं है। आज जब रात को आवाज़ आनी शुरू हुई तो मैं उठकर खड़ी हुई और दबे पांव बाहर निकली और मैंने ध्यान से सुना तो ये आवाज़ ऊपर के कमरे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू किया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा ये आवाज़ जिस कमरे से आ रही है वो कमरा तो जेठ जी का है। मेरा दिमाग जब घूम गया ये देखकर, क्योंकि जेठ जी की पत्नी भी नहीं थी और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। फिर यह आवाज़ क्यों आ रही थी? मैं अपनी कमरे की तरफ तेजी से बढ़ी और आकर अपने कमरे में लॉक कर लिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। पहले खुद को शांत किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जेठ जी ऐसा इंसान निकलेंगे। दुनिया के सामने कितने अच्छे बनते हैं और घर में ऐसी आवाज़ आना है। मैं अपने जेठ जी की बहुत इज्जत करती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ जी और उन औरतों के साथ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? गांव वाले तो इनकी कितनी इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? ये कौन सा रूप था जो मैंने आज देखा था? मेरी पूरी रात यही सोचते हुए निकली थी, क्योंकि मैं उनके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह वो इसी तरह बैठे थे और मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए बोले, अनुराग से बात नहीं हुई? तो अपनी आंखें सुझा ली मेरी बहू ने तो रो रो कर। उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया मैंने। वो तो मुस्कुराकर खुद ही बोल पड़े, अनुराग बिजी होगा इसीलिए कॉल नहीं किया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा इंसान है, दिन में रहम और नेक इंसान बना फिरता है और रात को वो सब। ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि इनका पर्दाफाश करके रहूँगी, लेकिन मैंने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। जब मैंने दोबारा ये आवाज़ सुनी तो मैंने दोबारा से उस कमरे की तरफ जाने की हिम्मत की और हॉल की खिड़की से देखा कि एक लड़की है जो अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, लेकिन जेठ जी उसकी एक नहीं सुन रहे। अब तो ये पूरा पक्का हो चुका था कि ये कैसी आवाज़ थी। मैंने जैसे तैसे रात काटी और अगली सुबह अनुराग को कॉल किया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि हवेली में भूत है, जबकि यहाँ तो तुम्हारा भाई ना जाने क्या क्या करता है? मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या सुना दिया। फिर अनुराग ने बोला, तुम कुछ मत बोलना, तुम नहीं जानती भैया को, वो बहुत खतरनाक इंसान है, तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम दूर रहो इन सब चीज़ों से। इतना सुनते ही मैं बहुत हैरान थी कि अनुराग को सब कुछ पता है फिर भी चुप कैसे है। इसका मतलब ये भी साथ में मिले हुए हैं। लेकिन मैं गलत होता हुआ देखकर चुप नहीं बैठ सकती थी। गांव और हवेली में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो जेठ जी के खिलाफ मुंह खोल सके। मैंने ठान लिया कि अब मुझे सबूत इकट्ठा करना है। इसीलिए मैंने रात को सोने से पहले ही तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने कमरे में बंद हो गई और दिमाग लगाने लगी कि क्या करूं। मुझे जेठ जी के आने का समय पता था और मैंने अपने कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। मुझे खिड़की से निकलने का रास्ता मिल गया और मैं घर के पीछे वाले रास्ते से जेठ जी के कमरे में जाने का रास्ता ढूंढने लगी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद एक रास्ता मिला जो कि खिड़कियों और छत के पाइप के सहारे से उनके कमरे में पहुंचता था। मैं उसी के सहारे से उनके कमरे में पहुंची और खिड़की के पास ही चुप खड़ी हुई गई।
उस कमरे को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। रात के 1 बजे और जेठ जी कमरे में आए। नौकर ने एक शराब की बोतल और बाकी सामान लाकर रखा और रख दिया। जेठ जी आकर बैठ गए। तभी एक लड़की को उस कमरे में लाया गया जो कि बहुत ही मासूम थी। मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। वो लड़की बार बार अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। बोल रही थी कि मुझे अपने घर जाने दो, लेकिन मेरे जेठ जी वहीं बैठे तमाशा देख रहे थे। वो लड़की बार बार दरवाज़ा पीट रही थी, मेरी कोई मदद कर दो, लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल खामोश थे। लड़की के चीखने से जेठ जी को गुस्सा आ गया और उसको नीचे ज़मीन पर पटक दिया और पैरों से उस लड़की को मारने लगा। मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। मुझे नहीं पता मैंने खुद को कैसे काबू में रखा हुआ था। वो लड़की दर्द से बिलबिला रही थी। फिर मेरे जेठ ने अपनी सिगरेट जलाकर उस लड़की के चेहरे पर लगा दिया। उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। मेरे जेठ तुरंत वहाँ से हटे क्योंकि वो समझ गए थे कि उस लड़की के अलावा भी कोई उस कमरे में है। मैंने जल्दी से उस कमरे से बाहर निकली, लेकिन मेरे जेठ ने मुझे देख लिया था क्योंकि मैं कोई जासूस तो थी नहीं। मैं एक आम सी लड़की थी, जहाँ से ऊपर आई थी वहीं से नीचे उतर गई, लेकिन मैं कमरे के बजाय हवेली के पीछे वाले जंगल चली गई। मुझे हवेली में हलचल सुनाई दे रही थी, जैसे मुझे ढूंढा जा रहा हो। बहुत से नौकर मुझे टॉर्च जलाकर ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं जंगल में वहीं झाड़ियों में छुप गई। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं तो सांस लेना जैसे तैसे भूल गई थी। मुझे खुद के पकड़े जाने का भी डर था। कुछ देर तक मुझे ढूंढने के बाद नौकर वहाँ से चले गए और मैंने सुकून की सांस ली। फिर मैंने हवेली की दीवार से लगे हुए एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई और दीवार की दूसरी तरफ कूद गई, जहाँ बहुत ही घना जंगल था। मुझे नहीं पता था ये जंगल कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं पूरी रात भागती रही। हल्की सी सुबह होने लगी। मैंने रोड मुझे दिखने लगा था। मेरी जान में जान आई। मैं थोड़ी देर बैठ गई, फिर देखा कि दिल्ली जाने वाली बस आती हुई दिख रही थी। मैं उस बस में चढ़ गई। मैंने खुद का चेहरा पूरे रास्ते ढक रखा था कि कोई मुझे पहचान ना ले। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त को कॉल किया, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे। मैंने उस वीडियो को उनको दिखाया और सौंप दिया। आज मेरी वजह से ये सब उस गांव में बंद हो गया। मेरे जेठ को और अनुराग दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और मैंने अनुराग से तलाक ले लिया, क्योंकि अनुराग भी इस काम में मिला हुआ था। अनुराग इन लड़कियों को दूसरे देश में बेचने का काम करता था और मैं इस ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। अब ये सब बंद हो गया और मैं अब खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।